जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के न्यूज़ एनालिसिस में। दिनांक 11 नवंबर देखते हैं आज दैनिक जागरण की मुख्य न्यूज़ जो कि है हमारी यूपीएससी पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो कि दिल्ली सरकार ने कहा एलजी चला रहा है समानांतर सरकार, जो कि हमारे जीएसटी से जुड़ा हुआ है। उस पर हम जानेंगे नई दिल्ली में दोहरी शासन पहेली है, जो भी समस्या यहाँ पर आ रही है और जो कोर्ट में केस हुए थे और जो पहले से समस्या है और 239 आर्टिकल जो है 239 ए के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे संवैधानिक प्रावधान क्या है उपराज्यपाल को लेकर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्तियाँ क्या है उनको हम यहाँ पर इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद हमारा अगला आर्टिकल रहेगा वो हम हमारे सीओपी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पर्यावरण सुधार के लिए 100 अरब डॉलर की मदद पर भारत का जोर जीएसटी से जुड़ा हुआ है और सौर ऊर्जा से भारत ने 6 महीने में बचाए 4 अरब डॉलर। यहाँ पर इन दोनों आर्टिकल को हम थोड़ा बहुत देखेंगे और सीओपी के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर सीओपी क्या है, सीओपी 1 से 25 तक हम यहाँ पर कुछ देखेंगे सीओपी के बारे में। और सीओपी 26 जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है जलवायु समानता की आवश्यकता, ये भी इस पर भी हम थोड़ा यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि ये हमारा पिछला सीओपी था। और अभी जो सीओपी चल रहा है 27 वो हो रहा है हमारे मिस्र में। उसके बाद हम अगले आर्टिकल है वो हमारा राष्ट्रीय लखपति दीदी योजना, इसके बारे में हम जानेंगे और वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी हुई अन्य योजनाओं और बातों को यहाँ पर इसमें हम चर्चा इस पर करेंगे। यहाँ पर ये हमारा इसका कुछ रहेगा भारत जो वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र क्या है, संविधान क्या कहता है और किस किस क्षेत्र में क्या क्या अभी तक पहले हुई हैं भारत सरकार की जो पहले हैं उन पर हम बात करेंगे। ये हमारा कुछ रहेगा। उसके बाद अगला आर्टिकल है हमारा विदेश में भारत का मोटा अनाज खिलाने की तैयारी, ये हमारे मिलेट से जुड़ा हुआ है। हम और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो 2023 है इस पर हम चर्चा करेंगे, चुनौतियाँ क्या है, पहल क्या है और जो आगे का अन्य राह क्या है हम इस पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण क्यों है बाजरा, फायदे क्या है इसके, ये हम बातें यहाँ पर इस पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम मैप में देखेंगे ईरान के मैप को। ईरान के मैप में हम जानेंगे इसका फिजिकल मैप और ज्योग्राफी जो भी इसकी है उसको देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इसमें जो आप जेग्रोस माउंटेन्स है उसको आते होंगे, सुने होंगे आपने। मिडल ईस्ट जो एशिया का मिडल ईस्ट क्या है उसको हम देखेंगे और यहाँ पर इसके कुछ मैप को हम थोड़ा समझेंगे। ये हमारा न्यूज़ आज रहेगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल से। दिल्ली सरकार ने कहा एलजी चला रहा है समानांतर सरकार, सत्ता बंटवारे पर सुनवाई कर रही संविधान पीठ के समक्ष दाखिल किया हलफनामा। ये समस्या है जो कि पहले से चली आ रही है और ये समस्या भर भी लगातार चली आ रही है। तो इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे क्या है दिल्ली में समस्या क्या है और इस पर हम यहाँ पर जो टू आर्टिकल 239 है उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके तहत यहाँ पर जो भी उपराज्यपाल की बात आती है इसमें। यहाँ पर आप देखेंगे तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलने के कारण नई दिल्ली की निर्वाचित सरकार और नई दिल्ली के जो क्षेत्रीय प्रशासन के लिए उपराज्यपाल जो होते हैं एलजी जिनको हम कहते हैं, जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं, के बीच सापेक्ष शक्तियां हैं पर लंबे समय से टकराव रहा है, यानी पहले से ही चलता आ रहा है। तो इसको आप देखें तो दोनों के बीच विवाद कई मौक़ों पर हुआ है, जिसमें एजेंसियों पर नियंत्रण शामिल था, अर्थात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है हुआ, चाहे वो सिविल सेवा और बिजली बोर्ड हुई। पर यहाँ पर मतभेद और समस्याएं देखी गई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम जो है 1991 में 2021 का संशोधन बताता है कि संघर्ष की संभावना खत्म नहीं हुई है, यानी कि संशोधन के बावजूद यहाँ पर संघर्ष की संभावना बनी रही है। नई दिल्ली का शासन मॉडल हम सबसे पहले देखते हैं तो नई दिल्ली की शासन मॉडल में आपको पता चलेगा दिल्ली की संविधान की अनुसूची एक के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश होने का दर्जा दिया गया है, यानी कि आपको बताया अनुसूची जो एक है संविधान की के तहत यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है और उसी में दिल्ली की बात यहाँ पर की गई है। परंतु आप देखें तो लेकिन संविधान द्वारा जो निहित अनुच्छेद है आर्टिकल 239 का ए के तहत जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसका नाम भी दिल्ली को दिया गया है, नई दिल्ली। तो ये है हमारा 69वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर आप देखें तो 69 जो है भारत के संविधान में संशोधन ने अनुच्छेद 239 ए डाला, जिसने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक एलजी द्वारा प्रशासित घोषित किया और जो निर्वाचित विधानसभा की सहायता और सलाह पर काम करता है। परंतु हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर सलाह और जो है सहायता उसमें खंड केवल उन मामलों से संबंधित है जिन पर निर्वाचित विधानसभा को सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के अपवाद के साथ राज्य और संवर्धित सूचियों के तहत शक्तियाँ, यहाँ पर इन मामलों पर यहाँ पर इसको शक्तियाँ हैं विधानसभा को। परंतु इसके अलावा अनुच्छेद 239 ए यह भी नोट करता है कि एलजी जो को या तो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होगा या वह अपने द्वारा किए गए जा रहे जो संदर्भ हैं उन पर राष्ट्रपति द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है अंतिम उनको लागू करने के लिए भी वह बाध्य होगा। और इसी के अलावा जो अनुच्छेद 239 है उसके एएएलजी को मंत्रिपरिषद के साथ किसी भी मामले पर मतभेद को राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार देते हैं। इस प्रकार जो एलजी और निर्वाचित सरकार है के बीच ये दोहरा नियंत्रण सत्ता संघर्ष की ओर जाता है। यहाँ
आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यहाँ पर एलजी की बात हो रही तो हम एलजी से जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधानों को देखते हैं और दिल्ली में इसकी क्या शक्तियाँ हैं और इसको हम देखते हैं यहाँ पर। अभी हम जानते हैं यहाँ पर उपराज्यपाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बारे में संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। सबसे पहले इसके तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा संभाला जाता है। यानी कि यहाँ पर आर्टिकल जो 239 है उसके तहत यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों का बात की गई है, जबकि स्टेट की बात हमारे आर्टिकल 155 और 156 के तहत की गई है, जहाँ पर राज्य में राज्यपाल की बात की गई है। तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की बात की गई है। तथापि यहाँ पर एक बात है कि संविधान जो है 69वां संशोधन अधिनियम 1991 यानी कि 69 69वां संशोधन जो है 239 ए पुनर्स्थापित किया, जिसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक मुख्यमंत्री सहित एक निर्वाचित विधानसभा और एक मंत्रिपरिषद का गठन भी किया था। और इस विधानसभा को राज्य या संवर्ती सूचियों यानी कि जो राज्य या संवर्ती सूची है, जैसे उसमें संवर्ती सूची में जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि मामलों को छोड़कर के तहत किसी भी मामले के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए कानून बनाने की शक्ति है। तो यहाँ पर आपको देखा होगा कि यहाँ पर जो जो विधानसभा है वहाँ की दिल्ली की चुनी हुई, वो राज्य और संवर्ती सूची दोनों में सिर्फ सार्वजनिक व्यवस्था को छोड़कर, पुलिस को छोड़कर और भूमि मामलों को छोड़कर अन्य कानूनों पर जो अन्य विषय है उन पर यहाँ पर कानून बनाने की शक्ति इसको शामिल है, और ये तीनों यहाँ पर अपवाद में आते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल को देखा जाए, यहाँ पर दिल्ली के उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया था। यहाँ पर इसकी शक्तियाँ देखते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्तियाँ। तो यहाँ पर आपको वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है, सिवाय इसके कि जब वह अपने विवेक से कार्य करने के लिए मजबूर हो। यानी कि सामान्यतः वह मंत्रिपरिषद जो होती है उसकी सहायता और सलाह पर ही कार्य करता है, परंतु स्थितियों में वह अपने विवेक से भी कार्य कर सकता है। यदि एलजी और मंत्री किसी भी मुद्दे पर असहमत है तो एलजी से निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और तदनुसार कार्य करेंगे। यानी कि असहमत होने पर जो है एलजी इसको राष्ट्रपति के पास भेजेगा निर्णय को, और राष्ट्रपति का निर्णय ही अंतिम होगा। जब ऐसा निर्णय राष्ट्रपति के पास लंबित होता है तो एलजी के लिए किसी भी परिदृश्य में त्वरित कार्रवाई करने के लिए सक्षम होगा, जहाँ मामला तत्काल है। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर राष्ट्रपति के पास लंबित है, परंतु जहाँ मामला अगर तत्काल में है तो वहाँ पर परिदृश्य में त्वरित कार्रवाई करने के लिए भी यहाँ पर एलजी सक्षम होता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो अनुच्छेद 239 का ए बी है उसके तहत आप यहाँ देखेंगे कि राष्ट्रपति उपराज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा अनुच्छेद 239 ए की किसी भी प्रावधान के संचालक को आदेश द्वारा निलंबित भी कर सकते हैं। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें अनुच्छेद 239 ए के प्रावधानों के अनुसार एनसीटी का प्रशासन नहीं किया जा सकता। ये यहाँ पर हमने कुछ बातें जानी यहाँ पर एलजी के बारे में। एलजी की जो भी यहाँ पर संवैधानिक शक्तियाँ हैं और जो भी प्रावधान है उसको लेकर हमने कुछ यहाँ पर देखा। चलते हैं हमारे फिर से इसी पर। यहाँ पर हम देखते हैं पालिका ने इस पर क्या कहा था पहले पिछले कुछ आदेशों में जो अपने यहाँ पर इसमें आए थे। उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली की स्थिति पर भरोसा करते हुए केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल के साथ दिल्ली की निर्वाचित सरकार की शक्तियों से संबंधित कानून के महत्वपूर्ण जो है सवालों पर निर्णय लेने के लिए मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया था। संवैधानिक पीठ को भेजे गए मामले में एनसीटी बनाम यूओआई जो मामला है 2018 के रूप में जाना जाता है। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासन में एक नया न्यायाधीश ने जो न्याय शास्त्रीय अध्याय खोला। उद्देश्यपूर्ण निर्माण की बात कही गई। अदालत ने उद्देश्यपूर्ण निर्माण के नियम का हवाला देते हुए कहा कि संविधान के पीछे के उद्देश्य जो है यहाँ पर 69वां संशोधन जो है अधिनियम 239 ए की व्याख्या का मार्गदर्शन करेगा। इसका मतलब अनुच्छेद 239 39वां ए के में संघवाद और लोकतंत्र के सिद्धांत है, जिससे अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से भेद में सुई जनरिस अपनी तरह की स्थिति देने के लिए एक संसदीय इरादा भी मिल रहा है। सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए एलजी यहाँ पर न्यायालय ने घोषणा की कि एलजी जो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य है, यह देखते हुए कि दिल्ली की विधानसभा के पास संवर्ती सूची में शामिल सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है और राज्य सूची में 3 बहिष्कृत विषयों को छोड़कर सभी। यानी कि हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर संवर्ती सूची उसमें सभी पर कानून बना सकते हैं और राज्य सूची में यहाँ पर 3 जो बहिष्कृत कानून है उनको छोड़कर सभी पर यह कानून बना सकता है। बहिष्कृत जो हमने यहाँ पर ऊपर अपवाद देखे थे, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और मामले पर। एलजी को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए, सिवाय इसके कि जब वह अंतिम निर्णय लेने के लिए किसी मामले को राष्ट्रपति के पास भेज देता है। कोई भी मामला हर बात नहीं, यहाँ पर यह बात भी कही गई थी। एलजी और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद वाली किसी भी मामले को राष्ट्रपति के पास भेजने की एलजी की शक्ति के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि
किसी भी मामले का अर्थ हर मामला नहीं माना जा सकता और ऐसा संदर्भ केवल असाधारण परिस्थिति में उत्पन्न होगा, यानी कि हर मामले को आप राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते, किसी मामले को या फिर असाधारण परिस्थितियों में ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुविधा प्रदान प्रदाता के रूप में एलजी निर्वाचित मंत्रिपरिषद के प्रतिद्वंदी के रूप में खुद को अभिषेक करने के बजाय एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करेंगे, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि एलजी जो है वो मंत्रिपरिषद के लिए यहाँ पर सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करना होगा, ना कि उनके प्रतिद्वंदी के रूप में यहाँ पर कार्य करेंगे। यह भी यहाँ पर कहा है। नई दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। साथ ही न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को संवैधानिक योजना के तहत राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। यहाँ तक कुछ सुप्रीम कोर्ट के अभी तक और जो पिछले केस जो है उसमें सुनवाई हुई है और यहाँ पर ये फैसले दिए गए हैं। आगे के रास्ते में देखते हैं हम क्या क्या हो सकता है। तो संवैधानिक ट्रस्टी के माध्यम से कार्य किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने ठीक ही निष्कर्ष निकाला था कि संविधान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में निर्धारित योजना में एक सहयोगी ढांचे की परिकल्पना की गई है। इसे केवल संवैधानिक ट्रस्ट के माध्यम से काम किया जा सकता है। सब्सिडियरी का सिद्धांत सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सिडियरी जो है वो राजकोषीय संघवाद का मूलभूत सिद्धांत है। सख्त उपराष्ट्रीय सरकारों की आवश्यकता, इसलिए केंद्र सरकार को शहर की सरकारों को जो है वो अधिक शक्तियाँ आवंटित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस संदर्भ में भारत को जकार्ता, सियोल से लंदन और पेरिस तक दुनिया भर से कई बड़े महानगरों का अनुकरण करना चाहिए जिनकी मजबूत उपराष्ट्रीय सरकारें रही हैं। यानी कि जो सरकारें आप देख सकते हैं यहाँ पर सब राजधानियाँ हैं। कोई इंडोनेशिया की राजधानी है, यहाँ पर साउथ कोरिया की है, तो अपने ब्रिटेन की राजधानी है, यहाँ पर इंग्लैंड की, और उसके बाद पेरिस है फ्रांस की राजधानी। यहाँ पर इनके बारे में जो बड़े बड़े महानगर विकसित हैं, जो एक तरीके से इतिहास में जो जाना जाता है जिनको, और यहाँ पर जो मजबूत राष्ट्रीय राजधानी उपराष्ट्रीय सरकारें यहाँ पर रही है, इसलिए यहाँ पर इनको यहाँ पर अनुकरण करने के लिए भी यहाँ पर कहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में। ये था हमारा आर्टिकल और ये थी उसकी कुछ बातें जो महत्वपूर्ण थी कि क्या समस्याएं आ रही है, किस आर्टिकल से जुड़ी हुई समस्या है। यहाँ पर हमारे इसमें आर्टिकल जो 39वां है, संविधान अनुच्छेद 39वां ए के तहत यहाँ पर जो समस्याएं आ रही है, यानी कि जो उनके बीच में टकराव हो रहा है शक्तियों को लेकर, वो हमने जाना। लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्तियाँ जानी है हमने यहाँ पर। ये था हमारा आर्टिकल। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। यह है हमारा पर्यावरण सुधार के लिए $100 अरब की मदद पर भारत का जोर। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इस आर्टिकल में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं जो भारत ने मिस्र के शर्म अल शेख में अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यावरण सम्मेलन में बात कही है कि पर्यावरण सुधार के लिए $100 अरब की मदद की यहाँ पर बात कही है। यहाँ पर कोपेनहेगन में 2009 में हुए COP 2015 है में विकसित देशों ने पर्यावरण सुधार के लिए विकासशील देशों को प्रतिवर्ष $100 अरब की सहायता देने की घोषणा की थी। यह सहायता 2020 से दी जानी चाहिए थी, लेकिन 2022 बीतने के करीब है, अभी तक विकसित देश अपना वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ यहाँ पर इसकी $100 वाली बात थी। यहाँ पर कहा गया है कि भारत ने कहा वातावरण में जो व्याप्त कार्बन है कणों के लिए विकसित देश सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, इसलिए उन्हें अपनी जिम्मेदारी मानकर पर्यावरण सुधार के लिए योगदान करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की जो पर्यावरण मामलों की इकाई और पेरिस समझौता भी इस बात को स्वीकार करते हैं। यहाँ पर पेरिस समझौता दोस्तों ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जो पूछ लिया जाता है ये एग्जाम में, और पेरिस समझौते के ऊपर कुछ भी 3-4 पॉइंट देखें MCQ में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर इनके आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए सारे जो भी यहाँ पर सब हुए थे, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये भी आपको याद होने चाहिए। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। मतलब आपके जो एग्जाम है तो आपको वहाँ पर जो एक वैलिड डाटा आप दे सकें तो आपके जो आंसर है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो हमने देखा विश्व परिवेश सम्मेलन 1992 में होता है। आधिकारिक नाम क्या होता है इसका? पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तीन कन्वेंशन जो हमने यहाँ पर देखे, UNFCCC, CBD, UNCCD। UNFCCC यूनाइटेड नेशंस जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्या है, इसको अगर आप देखें तो रियो समिट के अधिकांश देश इसमें शामिल हो गए थे। 21 मार्च 1994 से यह कार्य करने लगा है और 197 देशों ने कन्वेंशन को सत्यापित किया है और यह COP कहलाते हैं। यानी कि जो 197 देश है यहाँ पर यह है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि COP कहलाते हैं इसको सत्यापित करने वाले। इसका लक्ष्य है GHG की सांद्रता में कमी रखा गया है। भूमि उत्सर्जन में जो अलग अलग, इसलिए योगदान भी अलग अलग। वित्तीय एवं तकनीकी सहायता विकासशील देशों को दी जाएगी।
तब कि अगर आप जैसी प्रकार से उत्सर्जन कोई अलग अलग कर रहा है तो उस प्रकार से उनकी भूमिकाएं भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में अलग होगी, और जो वित्तीय और तकनीकी सहायता जो विकासशील देश है, विकसित देश उनको प्रोवाइड प्रोवाइड करेंगे। सीओपी की प्रथम बैठक हुई थी 1995 बर्लिन में होती थी। सीओपी की दूसरी बैठक 1996 जिनेवा में हुई थी, और सीओपी की तीसरी बैठक 1997 जापान के क्योटो शहर में। क्योटो प्रोटोकॉल भी मशहूर है दोस्तों, तब इसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वनडे एग्जाम में, और ऐसे ही ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल में अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी समझौता अपनाया गया 11 दिसंबर 1997 को, प्रभावी हुआ 16 फरवरी 2005 को, और 159 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पर 6 गैसों में उत्सर्जन में कटौती की बात हुई थी, जैसे कि CO2, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड यहाँ पर होती है। और गैसों के उत्सर्जन स्तर को 2012 तक 1990 के स्तर पर लाने का फिर से प्रयास करने की यहाँ पर बात वापस से की गई थी। CBDR जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सिद्धांत यहाँ पर अपनाया गया था। देशों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है दोस्तों, यहाँ पर तो NX1, NX2 और नॉन NX। OECD यानी कि NX1 में आप देखेंगे तो NX1 OECD के सदस्य देश जिनकी अर्थव्यवस्था जो है संक्रमण से गुजर रही थी, बाल्टिक देश एवं मध्य पूर्वी यूरोपीय देश इसमें शामिल थे, यानी कि जिस समय जिनकी अर्थव्यवस्था उस समय संक्रमण काल से गुजर रही थी। जो NX2 में दोस्तों वो वहाँ पर OECD के देश जिनकी देश लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था संक्रमण के दौर से नहीं गुजर रही थी, यानी कि विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देने की जिम्मेदारी उन पर उस समय दी गई थी। और नॉन NX में यहाँ पर इसमें ज़्यादातर विकासशील देश शामिल है। जैसे दोस्तों ये टॉपिक आपके पूरा इसमें शामिल मिले यूनाइटेड नेशंस की आपको सारी जितनी भी भाग है और जितने भी उसके पार्ट्स हैं वो सब आपको पता होना चाहिए, और उनके ऊपर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो आपके सिलेबस में भी शामिल है। तो ये भी सारे जीएस में भी आ जाता है आपके, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। चलाओ अभी उत्सर्जन में कटौती हेतु रणनीति की बात की गई थी। तो रणनीति में यहाँ पर विकासशील देशों द्वारा उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता की बात हुई है। के बाद जो दूसरा पॉइंट आता है उसमें आता है लचीला बाजार तंत्र के अंतर्गत 3 तरह के तंत्र शामिल थे। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन उत्सर्जन व्यापार के अलावा स्वतंत्र विकास तंत्र की बात की गई थी, और संयुक्त क्रियान्वयन की बात की गई थी इन पर मिलकर। यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर कटौती किस प्रकार की जाए तो उसमें ये रणनीति यहाँ पर शामिल की गई थी। यहाँ पर इस प्रोटोकॉल की मुख्य अवधि 2012 तक थी, लेकिन 2012 के दोहा सम्मेलन ने अवधि को 2020 तक बढ़ा दिया। सीओपी 2000 सीओपी जो 15 है वो 2009 में हुआ है कोपेनहेगन में। यह भी यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है कोपेनहेगन वाला। विकसित देशों ने विकासशील देशों पर यहाँ पर जो कार्बन उत्सर्जन संबंधी यहाँ पर है बाध्यता निर्धारित करने का प्रयास विकासशील देशों पर किया, परंतु यहाँ पर विकासशील देशों ने जो बेसिक है यहाँ पर ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना नामक संगठन का यहाँ पर गठन किया था उस समय, जो महत्वपूर्ण विकासशील देश आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सीओपी 16 2010 यानी कानकून में हुआ था। यहाँ पर ग्रीन क्लाइमेट फंड है, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। GCF COP 17 जो है COP 17 डरबन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2011 में होता है। और विकसित एवं इसके जो पॉइंट है उसमें आता है पहला कि विकसित एवं विकासशील देश सभी एक ही कानून अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आए, यहाँ पर ये बात हुई थी। और बी जो दूसरा पॉइंट है वहाँ पर यह हुआ था कि नया समझौता 2020 से लागू होगा तथा इसकी कार्य योजना 2015 तक तैयार कर ली जाएगी। बाद आता है रियो 20 सम्मेलन, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वर्ष 2012 में। औपचारिक नाम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हरित अर्थव्यवस्था के निर्माण पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। COP 18 दोहा में होता है 2012 में। क्योटो प्रोटोकॉल को आगे 8 वर्ष तक जारी रखने पर सहमति। COP 19 वार्सा में होता है 2013 में, और सभी देश 2015 तक अपना INDC यानी कि इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन घोषित करेंगे। COP 20 यहाँ पर लीमा पेरू में होता है, और COP 21 यहाँ पर पेरिस 2015 में होता है। COP 21 से बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। COP जो पेरिस तो हुआ था, COP पेरिस कब हुआ था, फिर COP 21 कहाँ हुआ था। CBDR आप यहाँ पर देखेंगे तो CBDR और RCNC है, बट यहाँ पर CBDR RCNC की बात हुई थी, जिसका मतलब है यहाँ पर चाहे हो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज इन लाइट ऑफ नेशन सर्कमस्टेंसेस, यानी कि यहाँ पर देश के हालात के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग भूमिका की बात की गई थी। हाँ, INDC की बात भी होती है। INDC होता है इंटेंडेड नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, मिटिगेशन यानी कि शमन, अडेप्टेशन अनुकूलन, प्रौद्योगिकी विकास में हस्ताक्षरण, एडहॉक कमेटी की यहाँ पर बात हुई थी। और COP 21 यहाँ पर मराकेश मोरक्को 2016 में होता है। COP 23 बोन जर्मनी में होता है 2017 में। COP 24 को
काटोपीस पोलैंड में हुआ 2018 में, और COP25 है जो मैड्रिड स्पेन में हुआ था 2019 में। बाद यहाँ पर कोरोना, आपको पता है कोरोना महामारी आ गई थी जिसके कारण यहाँ पर ये नहीं हो पाई थी। उसके बाद COP26 से हमारा ग्लासगो में हुआ था पिछले वर्ष, और इस साल जो हमारा हो रहा है COP27 मिस्र में हो रहा है। ठीक है, शर्म अल शेख में अभी हो रहा है। ये था COP के बारे में, हमने कुछ थोड़ी हिस्ट्री जाई, आपको थोड़ा ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है, पूरा नहीं। या सिलेबस में भी आपके जीएस में, तो आप वहाँ से इसको, और जो है आपके नोट्स में इसको जरूर पढ़िएगा। सारे COP में कुछ आप जैसे कि पेरिस हुआ, क्योटो हुआ, यहाँ पर पहला COP, यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और 26 जो भी लास्ट में वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जानते हैं हम COP26 के बारे में, जो कि है यहाँ पर हम डायरेक्ट जानते हैं COP26 में भारत की जो जलवायु कार्रवाई के लिए जो भारत की ओर से जो 5 प्रतिबद्धता यहाँ पर बताई गई थी, उनको हम देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहली प्रतिबद्धता यह थी कि 2030 तक भारत के गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले आना। ये प्रतिबद्धताएं दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, और ये आपके एग्जाम में लिखने के लिए आपको मतलब पॉइंट्स यहाँ पर ये में लिखने के लिए जरूरी आएगी, इसलिए ये प्रतिबद्धताएं आपको, आप कहीं पर भी लिखें, इनको आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा 2030 तक भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से यहाँ पर पूरा करना। 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% से अधिक की कमी करना। अब से वर्ष 2030 तक इसके शुद्ध अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करना, और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना इसकी 5 प्रतिबद्धताओं में शामिल है। क्लाइमेट इनइक्विटी मॉनिटर, यहाँ पर इसको जानते क्या है, तो भारत जलवायु और ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित देशों द्वारा जो किए जाने वाले कार्यों के संदर्भ में जलवायु समानता पर भी जोर दे रहा है। में आप देखेंगे तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर नजर रखने वाले जो क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर के अनुसार अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया सहित जो अधिकांश यूरोपीय देशों ने वैश्विक कार्बन बजट के अपने हिस्से को पार कर लिया है, जबकि भारत, चीन और अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका जैसे देशों ने अपने उचित हिस्से से कम खपत की है। यहाँ पर भारत की बात की जाए तो एक रोल मॉडल के रूप में भारत यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु कड़ा रुख अपनाया है। तो इस बात का भी संकेत करता है कि कैसे विकासशील देश जलवायु परिवर्तन के संबंध में दृढ़ निर्णय लेने के इच्छुक है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उत्सर्जन दर के संबंध में ऐतिहासिक जिम्मेदारियों को देखते हुए भारत की प्रतिक्रिया विकसित देशों की तुलना में काफी बेहतर है। जलवायु परिवर्तन और विश्व को देखा जाए तो वैश्विक सुधार में UNEP के एक अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धताओं से वैश्विक उत्सर्जन में कम से कम 26 से 28 यानी 26 to 28 बिलियन टन का सुधार हुआ है। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के बाद से नए कोयले बिजली संयंत्रों की मांग यहाँ पर गिर गई है। पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से 75 से अधिक नियोजित कोयला संयंत्रों को खत्म कर दिया गया है। देशों ने भी अपनी शुद्ध शून्य प्रतिबद्धताओं के साथ कदम बढ़ाया है, यानी कि यहाँ पर देश भी इसके जो अपना कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, और भारत सहित कुल देशों में से लगभग 84 ने शुद्ध शून्य जो है लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रतिबद्धता दिखाई, यानी कि यहाँ पर नेट जीरो जो उनके गोल्स हैं उनकी तरफ यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिक से अधिक देश कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, साथ ही वैश्विक ईंधन प्रतिज्ञा भी की गई है। भारत के प्रयासों में देखा जाए तो भारत ने हाल ही में घोषणा की है कि वह 5 सूत्री कार्य योजना के हिस्से के रूप में वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थता की स्थिति पहुंच जाएगा, जिसमें वर्ष 2030 तक उत्सर्जन को 50% तक कम करना शामिल है। यहाँ पर पेरिस समझौते का एक बुनियादी ढांचा स्पष्ट करता है कि हर देश को अपने विकास और जलवायु परिवर्तन के लिए जो भी उपाय करने की जरूरत है उसे करने की स्वायत्ता है। यहाँ पर भारत ने वर्ष 2022 के अंत तक 175 गीगावाट तथा वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा है, जिसमें भारत आगे कार्य भी कर रहा है। जैसे कि सौर ऊर्जा में यहाँ पर भारत काफी कुछ प्रयास करते हुए दिखाई दे रहा है। भारत अपनी ऊर्जा टोकरी का 40% गैर जीवाश्म ईंधन आधारित और अपने ऊर्जा बाजार के 50% को नवीकरणीय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने 1 अरब टन कार्बन उत्सर्जन में कमी करने की प्रतिबद्धता जताई है। विकसित देशों की जिम्मेदारी भारत साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी के सिद्धांत में विश्वास करता है, जिसके अनुसार विकसित देशों को अपने उत्सर्जन में भारी कमी लाने के लिए पहला कदम उठाना चाहिए, और इसके अलावा उन्हें गरीब देशों को उनके पिछले उत्सर्जन के कारण पर्यावरणीय क्षति के लिए भुगतान करके क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन संबंध से जुड़े मुद्दे यहाँ पर देखें तो सबसे निरर्थक प्रतिज्ञाएं हैं, इनको मैं और आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो आप वहाँ से इसको टेलीग्राम से पढ़ सकते हैं ये सारे, और इसको आप नोट्स में जरूर बनाइएगा क्योंकि आपके आगे भी ये इसको काम आएंगे, उसको रिविजन जरूर करिएगा। उसके अलावा आगे आएंगे तो यहाँ पर निधियों का प्रतिबंधित प्रभाव ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको हम देखें तो UNFCCC द्वारा
जो प्रस्तुत वित्त के द्विवार्षिक मूल्यांकन है 2018 के अनुसार विकसित देशों से विकासशील देशों में धन का वास्तविक प्रवाह केवल $38 बिलियन है, वह भी यूएनएफसीसी द्वारा अपनाए गए शिथिल मानदंडों के बाद। यहाँ पर ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है जीसीएफ के अनुकूलन कोष जैसे जलवायु वित्त के लिए निधि का वास्तविक प्रवाह बहुत कम है और इसलिए विश्व बैंक तथा इसी तरह के जो अन्य संस्थानों के माध्यम से बहुत सारे वित्त प्रवाह को जलवायु वित्त के रूप में प्रविष्ट किया जाता है। समान निधि अंतर के लिए उच्च अनुकूलन वित्त एनडीसी संश्लेषण रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दे और शुद्ध शून्य उत्सर्जन से संबंधित मुद्दा, यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आगे की राह में क्या कर सकते हैं। तो जलवायु वित्त पोषण सभी देशों को जलवायु परिवर्तन संबंधी अपने कार्यों में तेजी लाने की आवश्यकता होगी और इसके लिए न केवल शमन के लिए बल्कि अनुकूलन हेतु भी विकसित देशों द्वारा वित्तीय प्रतिबद्धताओं का समर्थन करने की आवश्यकता होगी। विकासशील और विकसित दुनिया के बीच जुड़ाव, राष्ट्रों के बीच बेहतर साझेदारी पर अधिक दबाव डालने की आवश्यकता है। यहाँ पर जलवायु समानता के बारे में बात करते समय विकासशील और विकसित देशों के साथ जुड़ाव महत्वपूर्ण। यहाँ पर देशों की नीतियों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है क्योंकि ये समय आ गया है कि सभी देश अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी कर प्रणालियों पर कड़ी नजर डालें तथा इसे एक प्रणाली में संरेखित करें जो ग्रह की सीमाओं के साथ अधिक संतुलन में हो। नेतृत्वता यहाँ पर देखें तो के रूप में भारत नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत यहाँ पर है और भारत एक नेतृत्वकर्ता के रूप में सिर्फ इसलिए नहीं आगे आ रहा है क्योंकि वह कार्रवाई कर रहा है, बल्कि इसलिए आ रहा है क्योंकि वह प्रौद्योगिकी के निर्माण अनुकूलन मुद्दों को संबोधित करने हेतु कम लागत वाले विभिन्न तरीके खोजने आदि के मामले में अव्वल है। यहाँ पर निष्कर्ष यह निकलता है दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है और इसके कई पहलू हैं। देशों द्वारा व्यक्तिगत रूप से कई पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन एक वैश्विक संयुक्त मोर्चा भी स्थापित करने की आवश्यकता है। ये था भारत के जो हमने कॉन्टेक्स्ट में देखा कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में क्यों आवश्यक है, भारत इस पर क्यों जोर दे रहा है और इसका निष्कर्ष हमने देखा एक सरकार ने क्या कदम उठाए, वैश्विक मंच पर क्या क्या इससे जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। सीओपी के बारे में हमने यहाँ पर जाना था। ये था हमारा सीओपी से जुड़ा हुआ मुद्दा। तो जानते हैं सौर ऊर्जा में भारत ने 6 महीने में बचाए 4 अरब डॉलर है, इसके बारे में हम कुछ यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर्यावरण संरक्षण में ही नहीं खर्च बनाने में भी कारगर साबित हो रहे हैं, खर्च बचाने में भी। एनर्जी थिंक टैंक जो है एम्बर सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर और इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की हालिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। यहाँ पर भारत ने सौर ऊर्जा के उपयोग से जीवाश्म ईंधन पर होने वाले खर्च के मध्य में यहाँ पर 4.2 अरब डॉलर बचाए हैं और इससे 1.94 करोड़ टन कोयले की खपत भी कम हुई है। एशियाई देशों का प्रदर्शन अव्वल रहा है इस मामले में। रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो पिछले एक दशक में सौर क्षमता के हिसाब से शीर्ष 10 में से 5 देश एशिया के हैं। ये देश भारत हैं, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम है। फिलीपींस और थाईलैंड का प्रदर्शन भी इस मामले में अच्छा है। यहाँ पर 34 अरब डॉलर बचाए हैं। 7 एशियाई देशों ने जीवाश्म ईंधनों पर खर्च के 6 माह में यहाँ पर 21 अरब डॉलर की बचत के साथ चीन सबसे अव्वल है। 5% बिजली की जरूरत को चीन ने सौर ऊर्जा से पूरा किया है और 5.6 अरब डॉलर की बचत की है जापान ने। ऊर्जा जरूरतों में नवीकरण स्रोत बढ़ा रहा भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता को लगातार बढ़ा रहा है। सरकार ने 2030 तक कुल ऊर्जा आपूर्ति में नवीकरणीय स्रोतों की हिस्सेदारी को 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जो कि हमने अभी भी बढ़ा था हमारे लक्ष्यों में। जीवाश्म ईंधन आप देख सकते हैं 2010 से 2020 के इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ से इस चार्ट से पता चलेगा कि कितना % हिस्सेदारी हम यहाँ पर लक्ष्य रख रहे हैं बढ़ाने की। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो ब्लू में और ग्रे में है, यहाँ पर ब्लू बार है वो आपको यहाँ पर जीवाश्म ईंधन दिखाएगा, जो ग्रे बार है यहाँ पर नवीकरणीय स्रोत यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो 2010 में आप यहाँ पर देखिए 2010 के दशक के यहाँ पर आसपास आपको यहाँ 84% यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा वो हमारा जीवाश्म है और जबकि 16% यहाँ पर क्या है हमारा नवीकरणीय स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा। बस 2020 तक हमने यहाँ पर इसमें बढ़ाने की कोशिश की है और अब हम 70% के यहाँ पर लगभग यहाँ पर जीवाश्म ईंधन पर आया है, यानी कि हमने कम किया है जीवाश्म और 23% यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की है हमने अपने यहाँ पर नवीकरणीय स्रोतों को। और हमारा लक्ष्य 2050 तक यहाँ पर जो है यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इस लक्ष्य हमारा 2030 तक है, पर यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है हिसाब से यहाँ पर 2030 का लक्ष्य होना चाहिए। और यहाँ पर हमारे 2030 में हमने लक्ष्य में रख रखा है कि 50% हमारा दोनों को मतलब 50% में हम नवीकरणीय स्रोतों को हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाएंगे और जीवाश्म ईंधन में कम करेंगे। तो ये लक्ष्य हमारा 2030 तक का है, 2030 तक का 50%।
दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल, राष्ट्रीय लखपति दीदी योजना से 8.64 करोड़ महिलाओं की बढ़ेगी आमदनी। ऐसा यहाँ पर बात हो रही है। हमारा टॉपिक हमारे GS1 से जुड़ा हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट से महिला सशक्तिकरण की अनूठी योजना को आगे बढ़ाएगी सरकार। सबसे पहले जानते हैं हम क्या है इस योजना में। महिला सशक्तिकरण के तहत जो स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों की आमदनी बढ़ाने वाले जो राष्ट्रीय लखपति दीदी योजना शुरू की गई है, और इससे देश की 8.64 करोड़ जो महिलाएं हैं उन महिला सदस्यों की जो आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा, ऐसा अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो ये कि वित्तीय मदद मुहैया कराई जाएगी इस योजना के तहत, ताकि वो उद्यमी बन सके। लखपति दीदी योजना में प्रत्येक महिला की जो सदस्य की न्यूनतम जो वार्षिक आमदनी 1 लाख रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की लखपति दीदी योजना शुरू करने से पहले SHG जो है वो स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह का राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वेक्षण भी कराया गया था। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों कि ये योजना कौन से मंत्रालय की है। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। यह योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आती है, जो लखपति दीदी योजना। यहाँ पर इसमें एक सर्वे कराया गया था जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं, और रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो देश में 79.74 लाख जो SHG हैं, स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है स्वयं सहायता समूह, जिसके सक्रिय सदस्यों की संख्या 8.64 करोड़ है, और इनमें से 1.19 करोड़ परिवारों का सर्वे कराया गया है। और इसमें महिला सदस्यों की जो आर्थिक हालत काफ़ी खराब पाई गई है। इसमें 5% परिवार की वार्षिक आमदनी 25,000 रुपये से भी कम है, और जो 59% जो SHG परिवारों की वार्षिक आमदनी 25,000 से 60,000 रुपये है, और जो 25% परिवार हैं उनमें से बच्चों में से उनकी आमदनी 1 लाख अथवा इससे अधिक है। यहाँ पर SHG है दोस्तों, वो है SHG के को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी मदद मुहैया कराई जा रही है यहाँ पर। और जो घरेलू उद्यम शुरू करने के लिए ऐसे समूह को बैंक से जो है वो यहाँ पर अति रियायती दरों पर बिना गारंटी ऋण दिया जाता है। वहीं उनके तैयार उत्पादों को बिक्री के लिए भी यहाँ पर कई प्लेटफॉर्म की सुविधा दी जाती है। अब आगे बात की जाए दोस्तों तो इन महिला सदस्यों को जो स्वयं सहायता समूह में रहती हैं, इनको यहाँ पर अलग अलग कार्यों में लगाने की बात की जा रही है, ताकि इनको यहाँ पर जो है रोजगार प्राप्त हो सके, जिससे कि बैंक सखी के रूप में, जो कि बैंक में या ग्राहकों को सलाह और सुविधा के लिए यहाँ पर उपलब्ध होंगी। इसके अलावा स्वास्थ्य सखी के रूप में अस्पतालों में तैनात की जा सकती है, और मनरेगा मेट के रूप में जो मनरेगा स्कीम के तहत यहाँ पर मनरेगा जो है गारंटी अधिनियम यहाँ पर रोजगार वाला, उसमें यहाँ पर इनको लगाया जा सकता है। और मनरेगा के जो कार्यस्थल पर इस प्रकार से किताब और कार्य का जो हिसाब किताब रहता है उसको कार्य का लेखा जोखा करके यहाँ पर लेखा जोखा तैयार करके यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। सामुदायिक शौचालयों में, पंचायत भवनों में, स्कूलों व अन्य कार्यालय में संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर इन SHG को कार्य सौंपे जाने का प्रस्ताव है। यहाँ पर ग्राम पंचायतों में पेयजल आपूर्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऑर्गेनिक उपज की मार्केटिंग और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बनाने की मुहिम में इन्हें कार्य सौंपे जा सकते हैं। ये था, हमने जाना लखपति दीदी योजना के बारे में। तो हम जानते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और क्या क्या कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं और किए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में संविधान क्या कहता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो लैंगिक समानता की बात की गई है संविधान में, का सिद्धांत भारतीय संविधान में निहित है। यहाँ पर दोस्तों जो है संविधान न केवल महिलाओं को समानता की गारंटी देता है, बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है, ताकि उनकी संचयी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अलाभ की स्थिति को कायम किया जा सके। यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव तो होगा पर वो सकारात्मक होगा। जिस प्रकार से दंड है यानी पनिशमेंट है, वो सिर्फ गलत काम करने के लिए नहीं दी जाती, अच्छे काम करने के लिए भी दी जाती है, यानी दी जाती थी और दी जा सकती है के आधार पर यहाँ पर उसी प्रकार से सकारात्मक भेदभाव की बात कही गई है। महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाने की बात की गई है। 2000 आर्टिकल 15 है यानी अनुच्छेद 15 में, और विधि के समक्ष जो समान संरक्षण है वो आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 में यहाँ पर बात की गई है। का मूल अधिकार भी यहाँ पर इनको प्राप्त है। भारत में कौन से क्षेत्र है जहाँ महिलाओं ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है? तो सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में सिंधुताई सपकाळ यहाँ पर आप देख सकते हैं, पद्मश्री 2021 में मिला था अनाथ बच्चों की परवरिश के लिए सिंधुताई सपकाळ को। पर्यावरणविद को देखा जाए तो तुलसी गौड़ा यहाँ पर पद्मश्री 2021 में मिला है। वे वन विश्वकोश से पुकारी जाती है, यानी कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट। आपने देखा होगा इनको, ये कोई उम्र दराज यहाँ पर आपको जब आपने इसको देखा होगा पद्मश्री के बारे में, या फिर आप इनको इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर तुलसी गौड़ा के ऊपर ये
जंगल यानी कि वन विश्वकोश के रूप में भी जाना जाता है इनको, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट, कि इनको बहुत सारी जंगल की जो पुरानी बातें हैं या फिर मतलब जो जड़ी बूटियां हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें जिन इनको यहाँ पर उनके बारे में बहुत सारा नॉलेज है जो इन्होंने अपने पूर्वजों से या अपने आगे जो वंशज थे उनसे प्राप्त किया था। यहाँ पर रक्षा क्षेत्र में बात की जाए तो अवनी चतुर्वेदी एकल रूप से लड़ाकू विमान मिग-21 बाइसन का उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। खेल क्षेत्र में देखा जाए तो मेरी कॉम है, पीवी सिंधु है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनलिस्ट सिल्वर मेडल राष्ट्र मेडल खेल 2022। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में यहाँ पर देखा जाए तो गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री बनी थी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देखी जाए तो टेरी थॉमस मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है के रूप में प्रतिष्ठित है और अग्नि जो 5 मिसाइल है उस परियोजना से संबंध रखती है। टेसी थॉमस रक्षा क्षेत्र में देखा जाए शकुंतला देवी शासन जो सानन ढाका है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी प्रवेश परीक्षा एनडीए का पहला महिला बैच में एयर 1 आई है। और यूपीएससी में देखा जाए तो सिविल सेवा परीक्षा 2021 में शीर्ष 3 अखिल भारतीय रैंक महिला उम्मीदवारों द्वारा हासिल की गई है। तो भारत में महिलाओं से संबंधित चिंता के वर्तमान क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखें तो पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर है, यहाँ पर यह महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। कन्या भ्रूण हत्या, दहेज और बाल विवाह जैसी पारंपरिक प्रथाओं ने भी यहाँ समस्याओं में योगदान दिया है, जहाँ कई परिवारों को बालिकाओं को शिक्षित करना आर्थिक रूप से अव्यावहारिक लगता है। अगला पॉइंट जो है वो है लैंगिक भूमिका के संबंध में रूढ़िग्रस्तता, यानी कि अभी भी भारतीय समाज का एक बड़ा जो तबका है वो यह मानता है कि वित्तीय जिम्मेदारियां निभाने और बाहर जाकर कार्य करने की भूमिका पुरुषों की है, महिलाएं सिर्फ घर के काज करने के लिए ही आवश्यक होती है या फिर उन्हें घर के कार्य कामकाजी किए करने चाहिए और घर में बच्चों को संभालना चाहिए। यहाँ पर ये इसी रूढ़िवादिता यहाँ पर अभी भी कुछ हिस्सों में यहाँ पर माना जाता है। यहाँ पर सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें अंतर देखा जाता है, क्योंकि भारत के कई भागों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अभी भी सामाजिकरण के मानदंड अलग अलग है। सामाजिकरण आपको दोस्तों पता होगा, जब किसी जो सामाजिक प्राणी है यानी कि एक बच्चा है उसको समाज में जो ढालना है, यानी कि उसको समाज के अनुरूप बनाना, वो ताकि वह एक समाज में अच्छा बैठ सके और समाज को प्रगति दे सके। तो उस प्रकार की जो कुछ इस प्रोसेस को जब हम उसको सामाजिक मतलब उसको एक प्राणी से हम सामाजिक प्राणी बनाते हैं कि जो प्रक्रिया है जो उसको समाज में सीखता है, परिवार से सीखता है, विद्यालय से सीखता है, अपने दोस्तों से सीखता है, रिश्तेदारों से सीखता है और फिर वो एक समाज में ढलता है, समाज के जो चाहता है उससे बनना, एक सामाजिक प्राणी बने, सामाजिक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है और उसी को हम सामाजिकरण कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर महिलाओं से जो आशा की जाती है वो यह होती है कि मृदुभाषी, शांत और चुप रहने की अपेक्षा की जाती है। से निश्चित तरीके से चलने, बात करने, बैठने और व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। इसकी तुलना में पुरुष अपनी इच्छानुसार कैसा भी व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पूरे भारत में विभिन्न विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रहा है, यह यहाँ पर साफ प्रतीत होता है। अंतर संसदीय संघ में देखा जाए और संयुक्त राष्ट्र महिला की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है यहाँ पर संसद में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या के मामले में भारत 193 देशों के बीच 148वें स्थान पर आता है। सुरक्षा संबंधी चिंता में देखा जाए दोस्तों तो भारत में सुरक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रयासों के बावजूद महिलाओं को भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार, तस्करी, जबरन वेश्यावृत्ति, ऑनर किलिंग, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसे विभिन्न स्थितियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर पीरियड पॉवर्टी की बात की गई है दोस्तों, तो पीरियड पॉवर्टी यानी कि पीरियड पॉवर्टी विश्व के कई देशों यानी कि विशेष रूप से भारत में गंभीर चिंता का विषय है कि आपको पीरियड पीरियड जो पॉवर्टी है मासिक धर्म को ठीक से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक स्वच्छता उत्पादों, मासिक धर्म शिक्षा और स्वच्छता एवं साफ सफाई सुविधाओं तक पहुंच की कमी को इंगित करती है। यानी कि पीरियड जो पुअर्टी है यहाँ पर मतलब कि एक तरीके से गरीबी आप पुअर्टी आपको पता है, परंतु जब जो पीरियड से जुड़े हुए उत्पाद है या फिर वो शिक्षा है या स्वच्छता है, साफ सफाई है, उसमें कमी आती है, तो यहाँ पर इसको पीरियड पुअर्टी के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें भारत बहुत नीचे आता है या खराब यहाँ पर प्रदर्शन करता है। वर्ष 2011 में जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है यूनिसेफ है द्वारा किए गए एक अध्ययन से प्रकट हुआ कि भारत में केवल 13% बालिकाओं को पहले मासिक धर्म से गुजरने के पूर्व से इसके बारे में पता था। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, उनको ये भी नहीं पता था कि जो मासिक धर्म क्या होता है, यानी कि सिर्फ 13% जो बालिकाओं को पहले से ही मासिक धर्म से उनको पता था कि इसके बारे में पता था, मासिक धर्म के बारे में और इससे जुड़ी समस्याओं के बारे में। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पीरियड पुअर्टी इसको कहा गया है। क्लास सीलिंग यहाँ पर देखें तो न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में महिलाओं को एक सामाजिक बाधा का सामना करना पड़ता है जो उन्हें प्रबंधन क्षेत्र में शीर्ष नौकरियों तक पदोन्नत होने से रोकता है।
अब हम जानते हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं सरकार द्वारा और उससे संबंधित प्रमुख सरकारी योजनाओं को हम देखते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उज्ज्वला योजना, स्वाधार गृह, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री महिला सशक्ति केंद्र योजना और वन स्टॉप सेंटर। और अभी हमने देखा लखपति दीदी योजना, वो भी इस प्रकार से कुछ वहाँ पर उनको स्वावलंबी या फिर सशक्त बनाने के प्रयास में भी एक कदम है। आगे की राह में देखा जाए दोस्तों, शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएँ ताकि महिलाओं को जो है वो समाज में आगे बढ़ने की यहाँ पर जो है पॉजिटिव एक तरीके से स्थिति उनको प्रोवाइड की जाए ताकि वो आगे बढ़ सके। और जो है का आत्मविश्वास पैदा करने के लिए शिक्षा अहम होती है, यहाँ पर इसको बताया गया है। उसमें उनको तो सभी तरह की शिक्षा दी जाए और स्किलिंग और माइक्रो फाइनेंसिंग में यहाँ पर कौशल निर्माण या स्किलिंग और सूक्ष्म वित्त पोषण या माइक्रो फाइनेंसिंग से महिलाएं आर्थिक रूप से स्थिर बन सकती है और प्रकार के वे समाज के दूसरे लोगों पर भी निर्भर बनी रहेगी। यानी कि जिस प्रकार से उनको स्किलिंग और माइक्रो फाइनेंसिंग की जाएगी तो इससे उनमें जो है कौशल विकास होगा, स्किल आएगी और जो वित्त पोषण अगर उनको की जाएगी तो यहाँ से उनके जो है स्किल में विकास होगा, वो अलग अलग जो कार्य क्षेत्र उनमें आगे जा सकेगी और इस प्रकार से वो दूसरे व्यक्ति जो है समाज के उन पर निर्भर नहीं रहेगी और खुद से यहाँ पर सशक्त हो पाएगी और इससे ये महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। महिलाओं की सुरक्षा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि देश भर में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान सरकार की पहल और तंत्र के बारे में महिलाओं के बीच जागरूकता बढ़ाने हेतु एक बहुक्षेत्रीय रणनीति तैयार की जानी चाहिए। पैनिक बटन जैसे निर्भया पुलिस स्क्वाड महिला सुरक्षा की दिशा में कुछ सराहनीय कदम दिखाई पड़ते हैं। महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि महिलाओं को के लिए सुरक्षा को जो है सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने और महिलाओं की स्थिति और अवसर की समानता के अधिकार का सम्मान करने वाले एक सक्षम वातावरण का निर्माण करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यहाँ पर शासन के निम्नतम स्तर पर निर्दिष्ट कार्य यानी कि शासन का जो निम्नतम स्तर पे है उस पर भी यहाँ पर कार्य करने की बात की गई है क्योंकि वो लोगों से जुड़ा होता है और सिर्फ योजनाएं बनाने से नहीं होता है। अगर शासन पर जो है वो निर्दिष्ट कार्य किए जाएँ तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा और इससे जुड़ी हुई कुछ योजनाओं की बात की गई है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखें तो यहाँ पर स्वागतम नंदिनी की योजना थी। यह पहल बालिकाओं के जन्म का उत्सव मनाने के उद्देश्य की गई है और लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बेटी के जन्म का जश्न मनाने के लिए एक छोटे से आयोजन से नवजात बच्चियों के माता पिता को बेबी किट प्रदान किया जाता है। कन्या चीनी योजना पंचकुला हरियाणा की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने यहाँ द्वारा प्रोत्साहित इस कार्यक्रम के तहत बच्चियों को उनके परिवारों द्वारा स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्रों में लाया जाता है। में प्रोत्साहन यहाँ पर बालिकाओं को उच्च ड्रॉप आउट दर पर अंकुश के लिए उच्च शिक्षा हेतु अपेक्षाकृत उच्च वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है और यहाँ पर ई गवर्नेंस पर अतिरिक्त बल दिया जाना चाहिए क्योंकि ताकि छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति के लिए केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले परिव्यय की समयबद्ध जांच हो सके। ग्रामीण स्तर पर बुनियादी सुविधाओं में सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि बुनियादी ढांचे में सुधार से घरेलू कार्य का बोझ कम हो सकता है। यहाँ पर हमें एक और बात पर जोर देना चाहिए कि हमें महिला विकास से जो नेतृत्वकारी विकास की ओर बढ़ना होगा क्योंकि महिलाओं को भारत की प्रगति और विकास के वास्तुकार की भूमिका सौंपी जानी चाहिए बजाय इसके कि विकास के फल की निष्क्रिय प्राप्तकर्ता भर बनी रहे। क्योंकि जो अगर महिला नेतृत्वकारी होगी तो वह और जो कदम है उठाने की वो बात करेगी, जबकि जरूरी नहीं है कि पुरुष जो है वो हर पुरुष जो नेतृत्व करता है वह उनको सब कुछ अपने समान देने, क्योंकि यह जो मनोवृत्ति होती है यहाँ पर हो सकता है कि यह कहीं ना कहीं किसी की मनोवृत्ति इस कार्य में बाधा उत्पन्न करे और इसलिए जो नेतृत्व भी महिलाओं को देना चाहिए ताकि जो है महिलाएं अपने हित में जो भी उनको पता है कि यहाँ पर हम इस कार्य को कर सकते हैं तो उससे वहाँ पर उनके नेतृत्व से इसमें और तेजी से विकास होगा। तो इसीलिए महिला नेतृत्वकारी विकास की यहाँ पर भी महत्वपूर्ण आवश्यकता हो जाती है। और यहाँ पर एक देखा जाए तो महिला नेतृत्वकारी विकास का श्रृंखला प्रभाव निर्विवाद है क्योंकि एक शिक्षित और सशक्त महिला आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा और सशक्तिकरण निश्चित करेगी। यहाँ पर हमने देखा जो ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में कौन कौन सी बाधाएं मौजूद है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ प्रमुख सरकारी पहलों पर प्रकाश डालें। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से कुछ बन सकता है। और भी वो क्वेश्चन यहाँ पर जो है मेंस में और इसमें पूछे जाते हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे बनते हैं। ये था हमारा वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हमारा ये आर्टिकल। अब बढ़ते हैं हमारे अगली खबर की तरफ और अगली जो करंट अफेयर में जो हमारे आज में है उससे पहले हम जानते हैं एडिटोरियल में कुछ खास। आप एडिटोरियल में आज पढ़ सकते हैं तो जाति को तोड़ता जन कल्याण का मंत्र, यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसको जरूर पढ़िएगा आप। जाति को तोड़ता जन कल्याण का मंत्र। इसके अलावा
अगला आर्टिकल इसको आप पढ़ लीजिएगा, रुपये के अंतर्राष्ट्रीय दिशा में बढ़ते कदम। यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारा एक और आर्टिकल है, यह है हमारे विदेश विदेश में भारत का मोटा अनाज खिलाने की तैयारी। यहाँ पर जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मोटे अनाज के निर्यात को प्रोत्साहित करने की यहाँ पर विस्तृत योजना बनाई है। और जो संयुक्त राष्ट्र है 2023 के अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित कर चुका है, और दुनिया के जो 72 देश है इसका समर्थन भी कर रहे हैं। यहाँ पर मोटे अनाज में बाजरा, रागी, कनेरी, ज्वार और कुट्टू शामिल है। तो हम जानते हैं मोटे अनाज से लेकर भारत की जो क्या क्या इस यहाँ पर प्रभाव क्या है, मतलब फायदे क्या है इसके, और चुनौतियाँ क्या हैं, और यहाँ पर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाजरा के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूक पैदा करने के उद्देश्य से भारत के एक प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को IYM के रूप में घोषित किया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर इस पर लिखा है कि 2023 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स by UN on proposal of India with the aim to create awareness about the health benefits to millets। यहाँ पर अबाउट मिलेट्स जानते हैं दोस्तों, तो अब मेजर मिलेट्स इन इंडिया कौन कौन से यहाँ पर मुख्य, यहाँ पर जो है कौन कौन से मोटे अनाज है, तो इसको हम देखें। यहाँ पर मोटे अनाज में ज्वार आ जाता है, जिसको सोरगम कहा जाता है इंग्लिश में। बाजरा आ जाता है, जिसको कि पर्ल मिलेट भी कहा जाता है। रागी, इसको फिंगर मिलेट कहा जाता है। और उसके अलावा इंडिजिनस वेराइटीज़ भी होती है कुछ स्मॉल मिलेट्स की, यानी कि स्वदेशी वेराइटियाँ, कि कोडो, कुटकी, हेना एंड सानवा, यानी कि इस प्रकार के कुछ मिलेट्स यहाँ पर मोटे अनाज पाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखा गया है कि जो अर्लीस्ट एविडेंस है, यानी कि सबसे पहले के एविडेंस पाए गए हैं ऑन मिलेट्स फाउंड इन इंडस सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु सभ्यता है, उसमें यहाँ पर सबसे पहले जो इस मोटे अनाज के यहाँ पर सबूत मिलते हैं 3000 BC के आसपास की को माना जाता है। और इट वॉज एंशियंट फूड ग्रेन्स फर्स्ट प्लांट्स डोमेस्टिकेटेड फॉर फूड, यानी कि ये बहुत ही प्राचीन यहाँ पर खाद्य पदार्थ के रूप में है। और ये इनको माना जाता है कि ये फर्स्ट प्लांट्स थे जो डोमेस्टिकेटेड किए गए थे खाने के लिए, यानी कि तो खाने के रूप में उपयोग किए जाने वाले पहले पौधों में से है ये। क्लाइमेटिक कंडीशन देखा जाए दोस्तों, तो शॉर्ट ग्रोइंग सीजन है इनका, यानी कि 70 से 100 दिन में आ जाते हैं। और अगेंस्ट 125 डेज ऑफ पेडी और वीड, यानी कि 120 से 150 दिन यहाँ पर धान और गेहूँ लगते हैं वहीं पर ये 70 से 100 दिन में ही यहाँ पर आ जाते हैं। और लोअर वाटर रिक्वायरमेंट भी पड़ती है इनको ऊपर से, और मतलब यानी कि इनको पानी की ज़रूरत जो है वो कम होती है दूसरे धान से कंपैरिजन करके। जैसे कि 350 से 500 mm यहाँ पर वर्सेस 600 से 1200 mm यहाँ पर इन्होंने बात की है। और ये इनको कैन बी ग्रो इवन इन पुअर सॉइल, यानी कि बहुत ही मतलब कम गुणवत्ता वाली सॉइल में भी इनको ग्रो किया जाता है। और इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, यानी मिलेट को आप देखेंगे तो कौन सी क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप के रूप में इसको जाना जाता है। ये तो थी हमने मिलेट के बारे में जानकारी देखी, क्या है मिलेट, और इसके बारे में ही कुछ बातें यहाँ पर हमने देखी है। ये थी मिलेट की बातें। अब हम देखते हैं भारत में मिलेट्स के जो है मोटे अनाज के प्रोड्यूसर के रूप में देखें मेजर, यहाँ पर आपको दिखेगा मेजर प्रोड्यूसर इंक्लूड्स राजस्थान, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलेट्स किए जाते हैं। इसके अलावा यूपी आ जाता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। तो आपको डार्क ग्रीन एरिया दिख रहा होगा यहाँ पर इनमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलेट ग्रो किए जाते हैं। और जबकि जो आपको यहाँ पर थोड़ा लाइट ग्रीन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर बहुत ही कम किया जाता है थोड़ा, और उससे बिल्कुल भी आपको हल्का हल्का जो दिख रहा है ग्रीन कलर में, यहाँ पर बहुत ही कम यहाँ पर मिलेट्स ग्रो किए जाते हैं। और वाइट वाले एरिया में यहाँ पर इसकी डाटा अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पर नहीं बताया गया है कुछ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे राजस्थान में बहुत ज़्यादा मिलेट्स यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं, यानी कि राजस्थान में कई सभी जगह ग्रो किए जाते हैं। जबकि आपके आसपास देखेंगे तो यहाँ गुजरात में थोड़े किए जाते हैं, फिर ऊपर इसके अलावा आप यहाँ पंजाब हरियाणा में देखेंगे, हरियाणा में है, हरियाणा में यहाँ पर मिलेट्स ग्रो किए जाते हैं। यूपी के कुछ भाग में आप देखें यहाँ पर तो ग्रो किए जाते हैं, और इधर भी ग्रो किए जाते हैं। उसके अलावा नीचे आएंगे महाराष्ट्र में, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये यहाँ पर कुछ मिलेट्स इस प्रकार से ये भारत में इसकी ग्रो, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप पर इस प्रकार से मिलेट की स्थिति यहाँ पर है। यहाँ पर ये वही मिलेट्स के टाइप्स है जो हमने ऊपर देखे थे, पर्ल मिलेट है, फिंगर मिलेट, बर्नियार्ड, लिटिल और सोरगम वगैरह, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं बाजरा वगैरह। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो इंडिया अकाउंटिंग फॉर 20% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन, यानी 20 जो वर्ल्ड प्रोडक्शन पे होता है उसमें भारत 20% हिस्सा रखता है। नाइजीरिया एंड चाइना आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड, अकाउंटिंग फॉर मोर देन 55% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन, यानी कि नाइजीरिया और चाइना है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर के भागीदार हैं, लगभग 50% के लगभग पूरे वर्ल्ड में जितना ग्लोबल प्रोडक्शन होता है। हाउएवर इन रिसेंट ईयर्स मिलेट प्रोडक्शन हैज इंक्रीज
ड्रामेटिकली इन अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका में कुछ सालों में यहाँ पर ये बढ़ा है। प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 14.52 मिलियन टन्स इन 2015-16 यानी 2015-16 टू 17.96 बिलियन टन्स इन 2020-21। इस प्रकार से ये कुछ यहाँ पर आंकड़े बढ़े हैं मिलेट्स के प्रोडक्शन में 15-16 से 20-21। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है तो हम बाजरे के बारे में कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें जानते हैं, बाजरे के फायदे क्या हैं। सबसे पहले पोषण सुरक्षा, सस्ता और अधिक पौष्टिक है। जैसे रागी में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है, उच्च लौह सामग्री एनीमिया के जो प्रसार से लड़ सकती है। तो इस प्रकार से इनमें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आप देखेंगे तो सस्ते भी हैं और अधिक पौष्टिक भी यहाँ पर प्रतीत होते हैं। जलवायु लचीला है, यानी उन्हें हार्डी और जो मतलब सूखी जो प्रतिरोधी फसलों के रूप में जाना जाता है। और उनके साथ आर्थिक सुरक्षा में देखा जाए दोस्तों तो इनपुट के लिए कम निवेश करना पड़ता है, यानी कि जो भी हमें यहाँ पर इनपुट करना पड़ता है वहाँ पर कम इनपुट करना पड़ता है, क्योंकि हमें अच्छा यहाँ पर अगर सही तकनीकों का यूज़ किया जाए तो हमें अच्छा यहाँ पर लाभ प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य मुद्दों के खिलाफ देखा जाए तो बाजरा जो है वो लस मुक्त होते हैं और कम ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स यहाँ पर इनका होता है, यानी कि ग्लूकोज स्तर होते हैं, और इसलिए जीवन शैली की समस्या और मोटापे और मधुमेह जैसी स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकते हैं। बाजरा एंटीजिंग और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, यहाँ पर इसमें पाया गया है। चुनौतियाँ देखें दोस्तों तो मुख्य भोजन के रूप में गेहूँ की वरीयता के लिए कारण भी यहाँ पर समस्या आ रही है, क्योंकि गेहूँ जो है भारत के इसमें बहुत ज़्यादा घुल मिल गया है और सभी लोगों में यहाँ पर गेहूँ खाने जो गेहूँ है उसका सेवन करने की जो है वो आदत ज़्यादा हो गई है, और धान है उसकी जो ज़्यादा हो गई है। इस कारण से यहाँ पर जो है ये मोटे अनाज यहाँ पर कम को वरीयता यहाँ पर कम दी जाती है। ग्लूटेन की वजह से गेहूँ नरम भोजन बनता है और इसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। और आपको पता भी होगा बाजरा और गेहूँ की रोटी में तो यहाँ पर गेहूँ ग्लूटेन की ज़्यादा जो वजह रहती है उस वजह से यहाँ पर नरम बनता है, जो कि यहाँ पर लोग इसे उसे खाते हैं। और जो बाजरा और जो अन्य मोटे अनाज है जबकि उनमें यहाँ पर आपको उनकी रोटी अगर आपने देखी होगी तो वो ऐसी गेहूँ जैसी नहीं होती है। सरकार की नीतियाँ देखी जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य सुरक्षा अधिनियम गेहूँ और चावल को बढ़ावा देते हैं। इस कारण भी यहाँ पर इसमें इनको बढ़ावा नहीं मिल पा रहा। बाजरा के लाभ के बारे में जागरूकता का अभाव है लोगों में। अन्य चुनौतियाँ देखी जाए तो इनपुट सब्सिडी और मूल्य प्रोत्साहन की कमी और उपभोक्ता वरीयताओं को बदलने की ज़रूरत है। भारत में पहले कौन-कौन सी अगर उसको देखें हम तो भारत सरकार ने जो है बाजरा को 2018 में पौष्टिक अनाज के रूप में घोषित किया, और उनके उच्च पोषक मूल्य और मधुमेह रोधी गुणों पर विचार करते हुए यहाँ पर 2018 को बाजरा का राष्ट्रीय वर्ष भी कहा गया है। बाजार के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई है, और सरकार ने बाजरा को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पोषण अभियान में भी शामिल किया गया है, यानी पीडीएस और पोषण अभियान में इसको शामिल किया गया है। बाजरा मिशन यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत लॉन्च किया गया था, और यह फार्म ग्रेड संस्करण विकसित करने और एफपीओ का जो उपयोग है करके किसानों को यहाँ पर सशक्त बनाने में मदद करेगा। केरल राज्य कृषि विभाग ने यहाँ पर बाजरा ग्राम योजना चलाई थी, और यहाँ पर बाजरा स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज यहाँ पर बहुत सारे चलाए गए थे। और इंडियाज़ वेल्थ मिलेट्स फॉर हेल्थ थीम के तहत एक कॉमिक कहानी डिज़ाइन करने के लिए भी यहाँ पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर सरकार ने इसके ऊपर जो बाजरा को यहाँ पर बढ़ाने के लिए फैसला किया, मतलब यहाँ पर कुछ ये कदम उठाए थे। बाजरा के लिए अन्य पहले कौन सी है तो एससीओ में भारत ने बाजरा खाद्य महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था। निष्कर्ष देखा जाए दोस्तों तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और जलवायु स्मार्ट कृषि के लिए सरकार के लक्ष्य को देखते हुए बाजरा प्रोत्साहन का हकदार है। यह सभी आय श्रेणियों में लोगों को पोषण प्रदान करके और वर्षा सिंचित टिकाऊ कृषि प्रणालियों की जलवायु अनुकूलन का समर्थन करने में भी मदद कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से बाजरा यहाँ पर और जो मिलेट्स है किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और क्या क्या चुनौतियाँ हैं और क्या क्या यहाँ पर कार्य किए गए। तो और भी हम इलेबोरेट कर सकते थे और भी इसके बारे में हम बहुत कुछ बता सकते थे, पर ये आपको एक ब्रीफ में समझाने संक्षिप्त में समझाने की कोशिश की है। और ये आपके जेएस से भी जुड़े हुए हैं, यानी न्यूट्रिशन वाले आपके जो है उसमें आएंगे, जेएस 3 पेपर में आपके कृषि से भी जुड़ा हुआ है, और जो जेएस न्यूट्रिशन में भी है आपको आ सकता है। इस प्रकार से था, और इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कुछ यहाँ पर। तो भारत के निम्नलिखित फसलों पर विचार करें, या यूपीएससी 2012 में ऐसे क्वेश्चन है तो मूंगफली, तिल, बाजरा। यहाँ पर इनमें फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन सी मुख्य रूप से वर्षा आधारित फसलें है। यहाँ पर आपको पहला आपको ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, या फिर केवल 1, 2, 3।
तो यहाँ पर आपको देखना होगा कौन सी मुख्य रूप से वर्षा आधारित फसलें हैं, तो उसमें यहाँ पर इन्होंने आंसर दिया है डी, यानी कि 1, 2 और 3, यहाँ पर तीनों वर्षा आधारित फसलें हैं। हमने ऊपर देखा था वहाँ पर इमेज में कि बाजरा व खरीफ, बाजरा कौन सी फसलें हैं, खरीफ की फसलें है। और तो इसलिए यहाँ पर जो बाजरा है, जो मिलेट है यानी भारी अनाज, वो तो खरीफ में आ जाएगा, यानी कि केवल 3। और जबकि आपको तिल भी पता होगा, तिल भी यहाँ पर, और मूंगफली पता होगा। तो अभी वैसे वर्षाएं अभी गई है तो आपको पता होगा मूंगफलियाँ आप बहुत सारे लोग खा रहे होंगे, या अभी आपका अगर खेती करता है यहाँ पे घर पे कोई, तो आपको पता होगा खेती होगी आपके घर पे कि मूंगफली अभी निकली और बाजरा भी है। तो यहाँ पर 1 और 3 तो सिर्फ है नहीं, तो यहाँ पर केवल, अगर आपको तिल की नहीं भी पता है, अगर तिल आपकी नहीं भी होता है आपकी तरफ, तो यहाँ पर मूंगफली और बाजरा से आप लगा सकते हैं यहाँ पर 1, 2 और 3 को। इस प्रकार से इसका सही आंसर जो है डी होगा। और भारत के कुल फसली क्षेत्र का जो 7% से अधिक वर्षा सिंचित है, और बाजरा है वो 89% क्षेत्र वर्षा सिंचित है, दालें 88% है, और कपास 73%। इस प्रकार से ये था हमारा क्वेश्चन जो मुख्य था। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल हमारा यहीं खत्म होता है। यहाँ पर आपने देखा होगा इट इज़ द खरीफ क्रॉप, यानी कि मिलेट्स के बारे में हमने देखा था। तो ये होता है हमारा आर्टिकल जो मिलेट्स के बारे में था। अब बढ़ते हैं हम हमारे मैप की तरफ, जो कि आज हम चर्चा करेंगे ईरान के मैप पर। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ईरान का मैप, ये हमारे मिडल ईस्ट में पड़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते होंगे ईरान में यहाँ पर कि ये आपका ईरान यहाँ पर है, और इसमें दास्त ए लुत्फ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दास्त ए लुत्फ, यहाँ पर जो डेजर्ट टाइप का है यहाँ पर है दास्त ए लुत्फ। यहाँ पर दास्त कबीर और एलबुट यहाँ पर माउंटेन्स है। यहाँ जेग्रोस माउंटेन्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जेग्रोस माउंटेन्स है। और यहाँ पर इसकी जो राजधानी थी राजधानी तेहरान, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये बंदार अब्बास यहाँ पर इसका निचला पॉइंट है, यहीं पर। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ हारमुज आ जाता है, स्टेट ऑफ हारमुज। और इसी के पश्चिमी जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र आप इसको यहाँ देख सकते हो, तो पर्शियन गल्फ है, यहाँ पर फारस की खाड़ी। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो गल्फ ऑफ ओमान भी यहाँ पर नीचे आ जाता है इसके यहाँ पर इस साइड में। और इसके पूर्वी में यहाँ पर अफगानिस्तान लगता हुआ आपको दिख रहा होगा। इसके पश्चिम क्षेत्र में कुवैत यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कुवैत। और उसके यहाँ पर इराक भी आपको दिख रहा होगा, इराक। ये कुछ का मैप है, ये मैप ईरान का। अब हम जाते हैं मिडल ईस्ट में, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एशिया का आप मिडल ईस्ट देखें दोस्तों, तो यहाँ पर ये कुछ देश हो जाते हैं जो मिडल ईस्ट में आते हैं, जैसे कि उज्बेकिस्तान हुआ, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। यहाँ से मिडल ईस्ट का इसको कहा जाता है। तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक, यहाँ पर आप देखें अजरबैजान ऊपर, अजरबैजान नहीं आएगा, यहाँ पर तुर्की आएगा। और ईरान, इराक, यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर सीरिया, लेबनान, यहाँ पर इसराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन ये आ गए। और सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई हमारा आ गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, यमन, ये सारे यहाँ पर मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में आते हैं। यहाँ पर आप इसको देखें तो यहाँ पर ये यहाँ पर इसका मैप आपको दिख रहा होगा ईरान का। तो यहाँ पर एल्ब्रूज माउंटेन सबसे ऊपर, आपको सबसे पहले ऊपर दिख रहे होंगे एल्ब्रूज माउंटेन्स, ये यहाँ पर ये है एल्ब्रूज माउंटेन्स। यहाँ जेग्रोस माउंटेन्स आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर जो जेग्रोस माउंटेन्स यहाँ पर स्थित है। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती है जो कि यहाँ पर ईरान में स्थित है। और दाश लूट और दाश कबीर ये भी यहाँ पर स्थित है। उसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर, तो तुर्की में जा रहे हैं ऊपर, तो आप तुर्की है में जिसको अभी कहा जाने लगा है तुर्की है, यहाँ पर तोरस माउंटेन्स यहाँ पर स्थित है तुर्की में। उसके अलावा हिंदू कुश पर्वत आपको यहाँ दिख रहा होगा, जो आपने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा, हिंदू कुश पर्वत। और जो कि यहाँ से बहुत सारे इसी के आसपास के एरिया से यहाँ से जो है हमलावर वगैरह आते थे हमारे। और ये पामीर का पठार ऊपर आप देखे हैं, और ताइन शान ऊपर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं के ऊपर। यहाँ पर कैस्पियन सी आपको दिख रही होगी, कैस्पियन सागर कहा जाता है। यहाँ पर पर्शियन गल्फ भी नीचे स्थित है। ये कुछ यहाँ पर इसका मैप था और हमने इसको देखा। इसके साथ हमारा मैप वाला पार्ट भी यहीं पर ख़त्म होता है। इसी के साथ आज का आर्टिकल और आज का न्यूज़ एनालिसिस जो है हमारे इतने ही थे। अब मिलते हैं हम कल अगले न्यूज़ एनालिसिस के साथ कल वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।